किसी को मारकर, किसी की जान लेकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। अभी भी फोन बंद है। मैं भी 2:30 बजे से फोन ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, मैं वर्कशॉप में फोन करके देखता हूँ। हेलो, धमीजा स्पेयर पार्ट्स। पंकज जी बोल रहा हूँ। मैं अशोक। नमस्ते अशोक जी। आशीष कहाँ है? उसका फोन बंद आ रहा है। वो फैक्ट्री गए हैं। लेकिन उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? पता नहीं अशोक जी। वो कितने बजे निकला वहां से? करीब 1:45 बजे तक उनको एक फोन आया और वो अचानक से चले गए। हेलो, पंकज, मैं फैक्ट्री के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर। उसने ऑफिस में खाना खाया था? नहीं, वो काफी जल्दी में निकले थे। उसका फोन है तो बता देना, मैंने फोन किया था। जी अशोक जी। वो फैक्ट्री के लिए निकला है, मैं वहां फोन करके देखता हूँ। हेलो दीपक। हाँ हाँ अशोक जी। आशीष है वहाँ? नहीं, वो दोपहर में फैक्ट्री आने वाला था ना? मुझे तो ऐसा कुछ बताया नहीं। अगर उसने बाद में कुछ तय किया हो तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, वो आए तो उससे बता देना घर पे फोन करने के लिए। ठीक है, जरूर। वो अभी फैक्ट्री नहीं पहुंचा है। भैया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दोपहर से बहुत बेचैनी सी लग रही है मुझे। क्या हुआ है? जी कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। इस बात की टेंशन? कुछ नहीं, आप आराम कीजिए। आशीष जब घर आया था तो उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उन्हें कहीं जाना है, और वो काफी जल्दी में थे। लेकिन तुम दोनों को तो आज हिरल के एडमिशन के लिए स्कूल जाना था ना? हाँ, और वो अचानक ही कहीं चले गए। दीप्ति, हम हिरल के एडमिशन के लिए कल जाएंगे। क्यों? हमें आज ही फॉर्म भरना था ना। हाँ, मैंने स्कूल में बात कर ली है, वहाँ हम कल भी जा सकते हैं। अच्छा सुनो, मुझे एक अर्जेंट काम है और मैं शायद लंच पर नहीं आऊँगा। अच्छा सुनो, रात को आने में देर हो सकती है। बस इतना बताया और चले गए। भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम शांत हो जाओ, मैं आशीष के दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ। इकतीस साल के आशीष धमीजा का परिवार बेहद चिंतित था। उसका फोन स्विच ऑफ था। क्या ये कुछ बुरा होने का पूर्वाभास था? आशीष का फोन बंद था, उसे जहां जाना था वो वहां पहुंचा नहीं था। आधे घंटे बाद पता चलता है कि वो कहां है। यही है वो जगह। वो एक्चुअली क्या है ना सर, फंड्स खत्म हो गए थे, इसलिए इसके आगे का काम रोकना पड़ा था। ठीक है, लेकिन हमें इसे तो गिराना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गिराना चाहो तो गिरा सकते हो, और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसके पीछे भी काफी जगह है, आइए देखिए ना। आइए, ये देखिए सर, ये जगह और ये जगह, ये सारी जगह हमारी है। होटल के लिए काफी अच्छी लोकेशन है, और ये जो रोड देख रहे हो ना, ये आगे जाकर बाईपास से मिल जाएगी। देखते हैं। सर, इतने सस्ते दाम में इतनी अच्छी जगह नहीं मिल सकती। किलिंग डील है सर।
आशीष धमीजा, फोन नंबर और एड्रेस? धमीजा निवास 34 आशा परिसर, 3395-481। हेलो। ये आशीष धमीजा के घर का नंबर है? हाँ, आशीष कहाँ है और आप कौन है? आप कौन? मैं अशोक तलरेजा, आशीष का मामा। मैं PSI जगत बोल रहा हूँ। देखिए, मैं गांधी रोड के बाईपास के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर आशीष धमीजा की लाश मिली। क्या? क्या हुआ भैया? किसका फोन था? आशीष कहाँ है? मामा जी बताइए, आशीष कहाँ है? भैया बोलिए ना, किसका फोन था? आशीष कहाँ है? बताइए ना भैया, आशीष कहाँ है? किसका फोन था? चेन, पर्स, घड़ी, अंगूठी सब कुछ मौजूद है। हो सकता है कोई बड़ी रकम लूट कर हमें गुमराह करने के लिए ये सब छोटी मोटी चीजें छोड़ दी गई हैं, ताकि ये लूटपाट का मामला ना लगे, या फिर ये कोई प्लान मर्डर है। लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन नहीं मिला है सर। उसके घर वालों का कहना है कि काफ़ी देर से वो उसका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। सर, आशीष की फैमिली लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए आई है। उनका कहना है कि अपनी कार में वर्कशॉप से फैक्ट्री के लिए निकला था। लेकिन हमें तो आशीष की कोई कार नहीं मिली है। आशीष की स्पेयर पार्ट्स की वर्कशॉप नेहरू नगर में है और उसकी फैक्ट्री जगजीवन इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। नेहरू नगर से करीब 15 किलोमीटर दूर। जी। 1:45 बजे के करीब आशीष अपनी वर्कशॉप से निकल के 2:30 बजे फैक्ट्री पहुंचने वाला था। जब आपने उसे फैक्ट्री में फोन किया तब वो वहां नहीं पहुंचा था? जी नहीं। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि वो आज खाने पे घर क्यों नहीं आया। रोज आता है खाने पे घर, वर्कशॉप बस 15 मिनट की दूरी पर है। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों थी? वो तो अपनी बीवी को बता के गया था कि वो आज घर पर खाना खाने नहीं आएगा। मैं मोबाइल रिचार्ज करवाने गई थी, माँ जी को बताना भूल के। हमें अभी तक आशीष का मोबाइल नहीं मिला है, जिससे हमें ये पता चल सके कि वो आखिरी कॉल किसका था, जिसे सुनकर आशीष अचानक वहां से चला गया। अशोक जी, आपका भी स्पेयर पार्ट का बिजनेस है ना? जी। प्रभा जी, आप इतनी परेशान थी, फिर भी आपने अपने घर पर पति को ना बताकर बाहर से अपने भाई को क्यों बुलाया? आशीष के पिताजी को 3 महीने पहले हार्ट अटैक आया था। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या जब भी आशीष घर पर खाना खाने नहीं आता था आप हर बार इतनी परेशान होती थी? नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। क्यों? आज 12 बजे वो आया, फिर चला गया। वो और दीप्ति आज हीरल के एडमिशन के लिए स्कूल जाने वाले थे। वो लोग वहां भी नहीं गए, तो मुझे चिंता होने लगी। क्या आशीष ने जाने से पहले कोई वजह बताई कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? नहीं, मैंने माँ को बताया तो था कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मैं ये बताना भूल गई कि वो आज खाने पर नहीं आएंगे। अशोक जी, आपके पास 8 mm की पिस्टल है? क्या? 8 mm की पिस्टल? नहीं। क्या आशीष के पास 8 mm की पिस्टल थी? नहीं। नहीं सर, फोन पे क्या बात हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे लगा कि वो गुस्से में। बिजनेस को लेकर कोई टेंशन थी? हाल ही में कोई ऐसी बात हुई है? नहीं सर, अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो मुझे ज़रूर पता होता। क्या उनकी परेशानी की कोई और वजह थी? मतलब कोई पर्सनल बात? नहीं सर, मुझे नहीं पता। ओके सर, कल शाम तक आशीष के फ़ोन रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। जगत, एक मिस्टीरियस कॉल जिसे सुनकर आशीष हड़बड़ी में कहीं चला जाता है। एक ऐसा दिन जिस दिन आशीष लंच करने अपने घर नहीं जाता और उसके घर वालों की इससे फोन पे बात नहीं हो पाती, जिसकी वजह
जिससे पूरा परिवार परेशान हो जाता है, उसी दिन उसका खून हो जाता है। क्या इन सब बातों का ताल्लुक उसके घर की किसी बात से तो नहीं है? प्रभा, क्या बात है? ऐसे चुप क्यों हो? मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आशीष कहाँ है? देखो, मैं सच बर्दाश्त कर लूंगा, मुझसे कुछ मत छुपो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। देखिए, अभी तक हमें उस कॉल के बारे में पता नहीं चला जो आपके पति आशीष को 1:45 के करीब आई थी, जिसे सुनकर वो हड़बड़ी में कहीं चले गए थे। जब वो 12 बजे घर से निकले थे तभी जल्दी में निकले थे। क्या उस वक्त उन्हें कोई कॉल आई थी? मैं नहीं जानती। उस वक्त मैं हिरल के स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। क्या आशीष बिजनेस को लेकर परेशान थे? मुझे नहीं पता। वो बिजनेस की बातें मुझसे शेयर नहीं किया करते थे। क्या कोई पर्सनल बात थी? क्या घर की किसी बात से परेशान थे? देखिए, हमारे पास पक्के सबूत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो कॉल किसी पर्सनल बात से जुड़ी हुई थी, ना कि बिजनेस से। क्या आपको ऐसी किसी बात के बारे में पता है? नहीं, मैं किसी कॉल के बारे में नहीं जानती। मिसेस दीप्ति धमीजा, क्या आपके पति का कोई अफेयर था? क्या वो कॉल किसी औरत का था? क्या आपके आपसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। I'm sorry, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम जल्द से जल्द आपके पति के कातिल को ढूंढ सकें। मम्मी पापा कहाँ है? बेटा आप सो जाओ, हम कल बात करेंगे। इस केस का सबसे अहम सुराग था वो फोन कॉल जिसके आते ही आशीष धमीजा तुरंत वर्कशॉप से निकल गया था। पर उस सुराग तक पहुंचने से पहले ही पुलिस को आशीष की कार मिल गई, वही कार जिससे वो वर्कशॉप से निकला था, लेकिन जहां लाश मिली थी उस जगह से काफी दूर। सर, वो कार आशीष की है। कार के पेपर्स डैशबोर्ड में मिले। आशीष अपनी फैक्ट्री जा रहा था जो कि स्टेट हाईवे पर है। उसकी बॉडी हाईवे के नजदीक वाले बाईपास से मिली। अब उसकी कार तीसरी जगह से मिली है जो कि बाईपास से काफी दूर है। मतलब ये बात तो पक्की है कि वो अपनी फैक्ट्री नहीं जा रहा था। सर, मैंने खबरियों को काम पे लगा दिया। अगर मामा भांजे के बीच बिजनेस को लेकर कोई भी दुश्मनी हुई तो जल्दी पता चल जाएगा। सर, गाड़ी में जो पेपर्स मिले हैं वो आशीष धमीजा के नाम पर हैं। बाकी और कुछ नहीं मिला गाड़ी में सर। मैंने फॉरेंसिक टीम को कॉल कर दिया सर। आशीष धमीजा की कार यहाँ पे है, जबकि उसकी बॉडी हमें उस बिल्डिंग के पास मिली थी। इसका मतलब है उसके साथ कोई दूसरा भी था। हो सकता है उसने रास्ते में से किसी को पिक किया होगा। मुझे लगता है आशीष धमीजा का मर्डर करने के बाद पहले उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया और बाद में इस कार को यहाँ लाकर छोड़ा गया। लेकिन सर, कार में तो इतने सारे खून के धब्बे हैं, वो लोग कार यहाँ तक कैसे लाए होंगे? इसलिए तो कार को यहाँ लाकर छोड़ा गया है ताकि इस पर आने जाने वालों की नज़र ना पड़े। हम श्योर इस मर्डर की वजह कोई पर्सनल रीज़न है। हाँ राजू बोल। साहब, बिजनेस की वजह से तो कोई दुश्मनी नहीं लगती। जो आशीष का मामा है ना, उसके परिवार के काफ़ी करीब है और आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। सब लोग बड़े ही प्यार से रहते सब। कोई और एंगल? लूट का मामला हो सकता है क्या? नहीं साहब, पर आप नेहरू नगर पुलिस स्टेशन जाकर चेक करो। 1.5 महीना पहले आशीष धमीजा ने उधर एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी साहब। सर, 1.5 महीने पहले आशीष धमीजा ने नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। इसके लिए उसकी पत्नी दीप्ति धमीजा के लिए।
28 सितंबर 2013 को दीप्ति धमीजा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई। यस। और फिर आशीष धमीजा की पत्नी दीप्ति धमीजा कहाँ मिली? मिसेस दीप्ति धमीजा ने खुद ही फ़ोन किया था आशीष को। और उसके बाद 30 सितंबर 2013 को कंप्लेंट वापस ले ली गई। हाँ, लेकिन इस सब में अजीब बात यह है कि आशीष को उसकी पत्नी के फ़ोन रिकॉर्ड्स चाहिए थे ताकि वो पता कर सके वो कहाँ गई। इसके लिए वो फ़ोन कंपनी में भी गया था। आई एम सॉरी मिस्टर धमीजा, हम लोकेशन ट्रैकिंग के लिए किसी के भी कॉल रिकॉर्ड्स इस तरह से नहीं दे सकते। सर, मेरी पत्नी लापता है। तो आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट फाइल कीजिए और अगर वो कॉल रिकॉर्ड्स मांगते हैं तो हम दे सकते हैं। सर, हम सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स पर या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ही कॉल रिकॉर्ड्स दे सकते हैं। इसके बाद आशीष धमीजा रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आया। हमने मोबाइल कंपनी में फ़ोन किया तो पता चला यहाँ आने से पहले वो वहाँ गया। लेकिन आखिर दीप्ति धमीजा गई कहाँ थी? वो अपनी माँ से मिलने ग्वालियर गई थी। तो जाने से पहले उसने अपने पति या अपने ससुराल वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया? उनके लौट आने पर आशीष ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। हमने सोचा उनका डोमेस्टिक मैटर है इसलिए केस क्लोज कर दिया। डोमेस्टिक? आई एम श्योर ये इनके घर का मामला है। तो आशीष के फ़ोन रिकॉर्ड सब तक आ जाए। मुझे लगता है हमें मिसेस दीप्ति धमीजा से एक बार और मिलना है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच में कोई दूसरी औरत आ गई? हिरल बेटा, ये ड्राइंग देखो और अगर कलर करने का मन करे तो कर लो, ठीक है बेटा? मैं अभी आती हूँ। सर, मैं अपनी माँ के घर गई थी। जाने से पहले आपने अपने पति को इन्फॉर्म नहीं किया था और ना ही अपने सास ससुर को। आप अपनी बेटी को भी साथ नहीं लेकर गई थी और उस दौरान आपके साथ फ़ोन पर भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस तरह जाने की कोई तो वजह होगी। वो पिछले 6 महीनों से आशीष और मेरे बीच में कुछ सही नहीं चल रहा था। मैं भी आपसे यही जानना चाहता था। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई पर्सनल बात थी जिसकी वजह से ये सब हुआ? वो हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि हमारे बीच में सब कुछ सही हो जाए। आपके और आपके पति के बीच में सब कुछ ठीक ना होने की आखिर वजह क्या थी? दीप्ति, तुम मुझे साफ साफ बताओगी आखिर बात क्या है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सब कह रहे हैं कि तुम किसी बात को लेकर अपसेट हो। सबका यही मानना है कि हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ दीप्ति। अब पूछ रहे हो जब सबने आपसे कहा कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम मुझे सीधे सीधे बताओगी आखिर प्रॉब्लम है क्या? कब बताऊं? हम कब एक साथ बैठते हैं? आप सवेरे 8 बजे चले जाते हैं और रात को 11 बजे आते हैं, थके होते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से ऑफिस चले जाते हैं। काम काम और सिर्फ काम। कई दिन तो आप बिजनेस टूर्स पर रहते हैं और कितने दिनों तक तो मैं आपको देखती भी नहीं। बस सारा दिन काम। अब मैं काम में अच्छा करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। काम है, वक्त तो लगता ही है ना। एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भी वक्त की जरूरत पड़ती है, और खास करके जब वो पति पत्नी का रिश्ता। तो तुम चाहती क्या? तो मैं काम बिजनेस सब छोड़कर तुम्हारे पास बैठा रहा हूँ? बिजनेस कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? दीप्ति, तुम मुझे सीधे सीधे बताती क्यों नहीं कि तुम चाहती क्या हो? अपने पति का वक्त चाहिए मुझे, उसका साथ चाहिए। तुम्हें किस चीज की कमी है यार? प्यारी सी बच्ची, मैं हूँ, माँ पापा पूरा परिवार। अब यही तो वक्त है जो मैं काम पर ध्यान लगा सकता हूँ ताकि हमारा आने वाला समय बेहतर हो सके। बस यही एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। खामखा हर सी बात का इशू बना कर रखती है। वो समझ ही नहीं रहे थे कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे थे। हमारे बीच बस एक खालीपन रह गया था। क्या वो हमेशा काम पे रहते थे? मुझे तो यही बताया था। आपको किसी पर शक था? मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है काम के बहाने वो किसी से मिलने जाते थे? I mean, किसी औरत से? नहीं, मुझे उन पर शक नहीं था। मुझे तो हमारे बीच की बढ़ रही दूरियों की फिक्र थी। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे, पर ऐसा लगने लगा था कि उन सालों का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए मैं चुपचाप चली गई ताकि उन्हें मेरे घर में ना रहने का मतलब समझ में आए। मैं उन्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती थी कि जब कोई अपना आपके पास नहीं होता तो कैसा लगता है। क्या आपके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ? दीप्ति जी, आप अभी भी हमें सच नहीं बता रही, पूरा सच।
कुछ ना कुछ है जो आप छुपा रही हैं। मैं नहीं जानती आप कौन से सच जानने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानती मेरे पति का किसी के साथ अफेयर था या नहीं। मैं नहीं जानती कि उस दोपहर को उन्हें किसका कॉल आया था। मैं जितना जानती थी मैंने आपको सब बता दिया। हाँ, ये बात तो सच है कि दोनों में कुछ अनबन थी और दीप्ति बिना किसी से कुछ कहे घर से गुस्से में निकल गई। प्रभा जी, ये जो पति पत्नी में अनबन थी, ये कितनी गहरी थी? दोनों ने कभी खुलकर मुझसे बात नहीं की, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि दोनों में सुलह नहीं हो सकती थी। दीप्ति के लौटने के बाद तो दोनों सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी कर रहे थे। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन तो दोनों बच्चे के एडमिशन के लिए जाने वाले थे। आशीष अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता था। उसके पिता को हार्ट अटैक आने के बाद सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई थी। क्या आशीष का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? मेरा मतलब है कोई दूसरी औरत का चक्कर? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आशीष और दीप्ति की एक 3 साल की बेटी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफेयर नहीं हो सकता। सर, हम लोग इज्जतदार लोग हैं और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। थैंक यू। हम जल्दी पता लगा लेंगे कि आशीष धमीजा को उस दोपहर किसने फोन किया। वो फोन कॉल किसका था, ये रहस्य तब खुला जब शाम को पुलिस के हाथ आशीष के फोन रिकॉर्ड्स आए। उस नंबर का पता चल गया जिससे वो कॉल आया था। पर क्या उस नंबर से पुलिस कातिल और कत्ल के मकसद के बारे में जान पाएगी? क्या हत्यारा कोई ऐसा ही था जिस पर पुलिस को शक था? The number you have called is currently switched off. 444567687 इस नंबर से दोपहर 1:43 पे आशीष धमीजा को कॉल किया था। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। कल तक हमें इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी सर। इस नंबर से हमें कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि आशीष उस दोपहर को हड़बड़ी में कहाँ गया था और उसकी मौत कैसे हुई। जनार्दन गोयल 12/42 गोविंद नगर 5 रास्ता। कहीं ऐसा तो नहीं हमें गुमराह करने के लिए ये भी कोई फॉल्स नहीं? साहब 12/42 इस पूरे मोहल्ले में है ही नहीं। आखिरी नंबर 11 है। सर, दुकान वाला सही कह रहा है, इस नंबर का कमरा इस पूरे मोहल्ले में है ही नहीं। जैसे कि हमें लगा था ये एक फॉल्स लीड निकली। इतना तो पक्का ये एक प्लान मर्डर है। बिजनेस वाला एंगल भी स्ट्रांग ही लगता है सर। आई एम श्योर ये पर्सनल मैटर है। इस फोन की IME या ट्रैक करो सर। मम्मी पापा भगवान क्यों चले गए हैं? हाँ बेटा, अब कभी नहीं आएंगे। ये भी कोई उम्र थी उसके जाने की। ऐसे में किसी की क्या दुश्मनी थी जो हमारे बेटे को मार डाला। जिसमें से एक आशीष धमीजा का है। स्टीयरिंग व्हील पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे और कार के दरवाजे और सीट्स पर तीसरे के। इसका मतलब है कत्ल करने में, लाश को ठिकाने लगाने में और कार को छुपाने में 2 लोग शामिल थे। एरिया का हिस्ट्री ज्योग्राफी छान लिया है साहब, कोई सुपारी नहीं दी गई थी। कोई बाहर का तो नहीं था? नहीं साहब, अगर बाहर का कोई आता भी है तो एंट्री एग्जिट होता है, पता चलता है साहब। ठीक है, इंक्वायरी जारी रखो। सर, आज मेरी ट्रैकिंग काम कर गई। जिस फोन से आशीष को आखिरी कॉल किया गया था उसका नंबर था 444567687 जो सिर्फ उसी दिन यूज हुआ जिस दिन उसका मर्डर हुआ, यानी 19 नवंबर को। उससे पहले इस फोन का नंबर था 444898799। किसका नंबर है ये? सुनील सिंह, इंदौर का रहने वाला। सुनील सिंह। जी सुनील सिंह? जी साहब, मैं ही हूँ। साहब हुआ क्या है? मैंने क्या किया है?
कुछ नहीं किया है साहब। तुम्हारे पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं। हम जानते हैं कि तुमने आशीष धमीजा को मारा है। हम ये भी जानते हैं कि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा एक दूसरा साथी भी शामिल था। तुम दोनों ने मिलकर पहले लाश को ठिकाने लगाया, उसके बाद कार को पुल के नीचे छोड़ दिया। साहब मैं तो किसी आशीष धमीजा को जानता ही नहीं हूँ। तुमने आशीष धमीजा को 1:43 पर 19 नवंबर को फोन किया था। उसके बाद वो तुमसे मिलने आया, फिर तुम दोनों ने मिलकर उसका खून कर दिया। आदेश में दबा देता हूं, और अच्छी तरह से सोच लो, वरना उल्टा झटका करना तुम्हारे अलग से सम्मान करना, समझे? सर, ये सुनील सिंह गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता है। इस कंपनी का मालिक है नवीन खत्री। यस, सुनील सिंह, हाँ यही काम करता है सर। क्या हुआ सर? गारमेंट एक्सपोर्ट मतलब बिजनेस वाला एंगल तो नहीं था। लगता है सुनील को आशीष से कोई पर्सनल इशू था। हो सकता है सर। सुनील और आशीष के बीच एक कड़ी है। गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक नवीन खत्री, वो आशीष का अच्छा दोस्त था। इस आशीष और नवीन सर, सुनील आपसे कुछ बात करना चाहता है। साहब सच्ची बोल रहा हूँ, मैं किसी आशीष धमीजा को नहीं जानता। क्या मैं डंडा लाजर? साहब नहीं साहब, सच्ची बोल रहा हूँ साहब। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना कि मेरे फ़ोन से किसी ने फ़ोन किया था, तो साहब उस दिन मेरा फ़ोन मेरे पास था ही नहीं। हमारे मालिक है ना नवीन साहब, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया था 2 दिन के लिए। कसम से साहब सच्ची बोल रहा हूँ, नवीन साहब के पास मेरा फ़ोन था 2 दिन, उन्होंने मांगा था साहब। सुनील, तेरे पास फ़ोन कौन सा? ये नहीं साहब। 2 दिन के लिए फ़ोन मुझे देगा क्या? गरीब का फ़ोन आप क्या करोगे साहब? छोटा सा काम है, देगा क्या? अरे साहब ले लो ना। थैंक्स। मालिक है साहब, कैसे मना करता। लेकिन 2 दिनों के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन वापस कर दिया था 20 नवंबर को। तब तक मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया था और उस फ़ोन को ऑन ही नहीं किया। क्या बकवास है ये? कोई कुछ भी कहेगा तो क्या वो सच हो जाएगा? लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे क्या पता, 2 डंडे मारिए सब सच बोल देगा। हम ये कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हैं सच है? आशीष मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगा? और उसकी मौत से मुझे क्या फ़ायदा होगा? सर, मुझे तो लगता है कि सुनील को किसी ने पैसे दिए हैं और अब वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालना चाहता है। अब केस में एक नया मोड़ आ गया था। पुलिस को वो फोन मिला, वो नंबर भी जिससे आशीष को कॉल किया गया था। लेकिन फोन के मालिक सुनील सिंह का कहना था कि उसके बॉस नवीन खत्री ने 2 दिन के लिए वो फोन इस्तेमाल किया था, जबकि नवीन खत्री का यह कहना था कि सुनील झूठ बोल रहा था। आखिर सच क्या था? किसने आशीष धमीजा को मार दिया था और क्यों? कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है। ये जरूर कोई पर्सनल बात ही है। दूसरी औरत का चक्कर तो नहीं लगता, पर दूसरा आदमी भी तो हो सकता है। हाँ सर, नेहरू नगर पुलिस ने दीप्ति धमीजा के 27 सितंबर से 30 सितंबर तक के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे। हम कॉल रिकॉर्ड्स देते उससे पहले उनका फोन आ गया था कि उन्हें कॉल रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीप्ति धमीजा मिल चुकी थी। वो रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। सर मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल रिकॉर्ड्स भिजवाता हूँ। थैंक यू। 27 सितंबर को दीप्ति धमीजा अपने घर से अपने मायके ग्वालियर जाने के लिए निकली थी, पर ग्वालियर वो 30 सितंबर को पहुंची। इसका मतलब यह है कि वो 28 और 29 सितंबर को यहीं इंदौर में थी। पर वो अपने ससुराल में नहीं थी। ठीक है, एक काम करो, इंदौर के होटल चेक करो। पैसे वाली औरत है, किसी अच्छे होटल में रुकी होगी। सर, तीर निशाने पे लगा है। 28 और 29 सितंबर को दीप्ति धमीजा ने होटल रेड कैप्रिकॉन में चेक इन किया। सिंगल रूम कैश पेमेंट किया गया, और सेम डेट्स पे नवीन खत्री ने भी उसी होटल में चेक इन किया था। सेम सिंगल रूम कैश पेमेंट। सर, दीप्ति ने अपना पैन कार्ड और नवीन ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस होटल में आइडेंटिटी के लिए दिए थे, और ये सिलसिला लगभग 3 महीनों से चल रहा है। हो सकता है दीप्ति हर बार मायके जाने के लिए बोलकर इस नवीन खत्री से मिलती है। पहले इस मामले की पूरी तरह से तफ्तीश करते हैं, फिर पक्के सबूतों के साथ इस नवीन खत्री और दीप्ति धमीजा से मुलाकात करते हैं।
और दीप्ति लगभग 1 साल से रेगुलर टच में थे। फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस। सर ये एक नंबर है 4445678890। इस नंबर से नवीन लगभग 8 महीने से टच में था। और इत्तेफाक ये है कि ये नंबर और वो नंबर जिससे आशीष को लास्ट कॉल किया गया था 19 नवंबर को, जिस दिन उसकी हत्या हुई, दोनों की लोकेशन एक बता रहा है, गांधी रोड के पास, जहाँ से आशीष की लाश मिली थी। ये नंबर किसका है? पुनीत सरिया। सर पुनीत 26 साल का है, नवीन के साथ कॉलेज में पढ़ता था। वो भी एक नंबर से रेगुलर टच में है, 4445678898। इसका नंबर है साहब 4445678898। ये अंजुम का नंबर है, हिस्ट्री शीटर है और गैर कानूनी तरीके से गन बेचने का धंधा करता है साहब। इस अंजुम का पता ठिकाना मालूम करो। ठीक है सर। सर 15 नवंबर को गन्स बेचने वाले अंजुम से नवीन खत्री ने बात की। उस दिन अंजुम, नवीन और पुनीत तीनों का सेल लोकेशन एक ही था, गुरुद्वारा रोड। अब ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। यस, हम एक पहले नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो मदद करोगे? चल चलो। सर बात तो बताइए। डालो अंदर। सर आपको गलत फहमी हुई है सर। माँ जी, मैं जाकर आती हूँ। पर तुम्हें वहां क्यों बुलाया है? उन्हें पता चल गया आशीष को किसने मारा? पता नहीं माँ जी, पर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ बातें क्लियर करनी है। मैं आती हूँ। अब आप लोगों को मुझसे क्या पूछना है? मैंने पहले ही कहा था आपसे, वो सुनील आप सबसे झूठ बोल रहा है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि वो झूठ बोल के हमें गुमराह क्यों कर रहा है। पर ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है सर, आप टेंशन मत लीजिए। अब क्या जानना चाहते हैं आप? मिसेस दीप्ति धमीजा, आपके पति का कत्ल किसने किया है पता चल गया। आइए तशरीफ रखिए। हमें यह तो पता चल गया है कि यह कत्ल किसने किया है, बस ये जानना बाकी है कि यह कत्ल क्यों और कैसे। अब तुम दोनों सच बताओगे या तुम दोनों की याददाश्त ताज़ा करने के लिए किसी तीसरे को बुलाओ? मिस्टर नवीन खत्री, इनसे मिलिए। ये हैं आपके कॉलेज फ्रेंड पुनीत सरिया। अब तुम तीनों ये पूरी कहानी सच सच मुझे बता दो कि तुम तीनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं और तुम दोनों के एक साथ होटल में रुकने के सबूत भी हमारे पास हैं। एक बार नहीं, कई बार। सिंगल रूम, पेड इन कैश। जिस पिस्टल से आशीष धमीजा का कत्ल हुआ वो पिस्टल आपने खरीदी और जिससे खरीदी थी उसे भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। और इसमें आपने पुनीत सरिया की मदद की। सर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था सर, मुझे मजबूर किया गया था सर। कोई एक तो बोला, किसने मजबूर किया? आशीष के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। हर वक्त काम काम और सिर्फ काम। और इस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें आशीष का दोस्त नवीन खत्री पसंद आ गया। हम कई बार मिले, कभी किसी फंक्शन में, कभी किसी पार्टी में, और फिर ये मुलाकातें होटल के कमरे तक पहुंच गई। हर बार दीप्ति मायके जाने के बहाने अपने घर से निकलती और आपसे। क्यों? क्या हुआ? दीप्ति, हर दूसरे हफ्ते तुम मायके जाती हो। आपके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? आप तो सारा दिन बिजनेस में बिजी रहते हो। अब मैं बिजी हूँ तो क्या हुआ? यहाँ पर पूरी फैमिली तो है। मेरे माँ बाप भी तो मेरी फैमिली है और मैं उनके साथ वक्त गुजारने जा रही हूँ, किसी और के साथ नहीं। नवीन,
मुझे लगता है आशीष को मुझ पर शक हो गया। हो सकता है उसे ये शक हुआ हो तुम किसी से मिलने जाती हो, पर मुझ पर शक नहीं होगा। तुम समझ नहीं रहे। और आशीष ने मोबाइल कंपनी में कांटेक्ट किया था मेरे कॉल रिकॉर्ड्स मांगने के लिए, और मुझे कंपनी वालों का फोन आया ये पूछने के लिए कि मैंने उसे परमिशन दी है या नहीं। छोड़ दो उसे। क्या? छोड़ दो उसे, हम शादी कर लेते हैं। पागल हो गया क्या? अगर मैंने उसे छोड़कर तुमसे शादी कर ली तो ना ही मुझे हिरल की कस्टडी मिलेगी और ना ही उसकी जायदाद में से कोई हिस्सा। कोई नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस शादी से बाहर। दीप्ति, तुम किसी और से, मतलब तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्या? तुम हर 15-20 दिन में हिरल को छोड़कर अपने मायके चले जाए। तो हिरल आपके माँ बाप की पोती नहीं है, आपके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते। मेरे सवाल का जवाब दो दीप्ति, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए तो दे दो ना। नहीं, ऐसे तो ना ही मुझे मेरी बेटी मिलेगी और ना ही कुछ और। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती। तो छोड़ दो उसे। दीप्ति मेरी बात मान ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ा। और तुमने रास्ता अपनाया अपने दोस्त आशीष धमीजा को मार डालने का, जो कि तुम्हारे पति भी थे। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। हाँ है, और मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। ऐसे काम में मदद? पुनीत ये मत भूल, तेरी पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्चा मैंने उठाया। बात समझ, मेरा काम लग जाने दे, मैं तेरा पूरा पैसा चुका दूंगा। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तुझे और पैसे दे दूंगा। प्लीज इस काम में मेरी मदद कर दे। तू मुझे किसी का खून करने को कह रहा है? दोस्ती में इतना भी नहीं कर सकता। दोस्ती की खातिर तुम कुछ भी करोगे? किसी की जान तक ले लोगे? सर, नवीन का मेरे पर बहुत कर्जा था और कोई रास्ता नहीं था मेरे सामने। एक रास्ता था, तुम इनकार कर सकते थे, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे, जिससे उस इंसान की जान बच सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने पिस्टल खरीदने के लिए नवीन खत्री को अंजुम से मिलवाया। ये वाली 1 लाख। सुनील सिंह, जो तुम्हारे ऑफिस में काम करता था, तुमने उसे जबरदस्ती फंसाया। उसे तो पता भी नहीं था कि तुम उसके फोन के साथ क्या करने वाले हो। कहाँ हो तुम? घर पे। मैं आज आशीष से मिलने की सोच रहा हूँ। पर हम दोनों तो आज हिरल के स्कूल जा रहे हैं उसके एडमिशन के लिए। जाना कैंसिल कर दो। तुम क्या करने वाले हो? जो हम दोनों के लिए सही है। प्लीज नवीन, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम बस आशीष के साथ जाना कैंसिल कर दो। मुझे उससे आज मिलना है। तुम उसे कुछ करोगे तो नहीं? मैं वही करूंगा जो हम दोनों के लिए सही होगा। ट्रस्ट मी। नवीन को मैंने मना किया था कि आशीष को मत मानना। तुम्हें क्या लगा था नवीन तुम्हारे पति आशीष से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगने वाला? तुम पहले दिन से जानती थी कि नवीन ने ही आशीष को मारा, फिर भी तुमने इसका साथ दिया। हमसे, अपने परिवार से, सबसे झूठ बोला। उस दिन अपने पति के साथ अपनी बेटी की एडमिशन के लिए जाने का प्रोग्राम तुमने ही कैंसिल किया, जानबूझकर, क्योंकि तुम जानती थी कि उस दिन नवीन आशीष को फोन करके उससे मिलने वाला है। दीप्ति, तैयार हो? चलें? पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कल चलें? आज फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। आप स्कूल में बात कर लीजिए ना, उनसे कहिए हम कल आएंगे। ठीक है, मैं अभी वर्कशॉप जा रहा हूँ, खाने के टाइम पर आ जाऊँ। हेलो, क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारी बीवी छुप छुप के किससे मिलती है?
कौन बोल रहा है? उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ लो तुम्हारा शुभचिंतक हूं। क्या बकवास है ये? तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है, मैंने उसका पीछा किया है। मेरे पास उसकी और उस आदमी की साथ में तस्वीरें हैं। तुम्हारे पास प्रूफ है? कहाँ ना फोटोज हैं। तो मुझे वो फोटोज चाहिए। तो आके ले जाओ। कहाँ पर? गांधीनगर के बगल वाले बाईपास से आना। उस रोड के एंड में तुम्हें एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई देगी, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और हाँ, जल्दी आना, मैं सिर्फ 2:30 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो आएगा। पंकज, मैं फैक्ट्री के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर। तुमने बुलाया मुझे? हाँ। तुम्हें मेरी पत्नी के अफेयर के बारे में क्या पता? तुम मेरी पत्नी के साथ? अब कार को यहां से हटाना होगा। चलो। हम उस कार को पुल तक ले गए और उसे पुल के नीचे ही छोड़ दिया। हम उसे साफ करना चाहते थे पर सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी, तो हमने उसे वहीं छोड़ दिया और हम चले गए। तुम लोगों ने इतना सब कुछ किया, जबकि आशीष तुम्हें डिवोर्स देने के लिए राजी था। मिसेस दीप्ति धमीजा, तुम चाहती तो इस रिश्ते से आराम से बाहर आ सकती थी। इसके लिए आशीष को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगा था पति पत्नी के बीच की कहानी सुनी है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। कितनी धूमधाम से आशीष की शादी की थी, क्या मिला? दीप्ति ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो हीरल का पाप था। नवीन खत्री को आईपीसी की धारा 302 के तहत खून के लिए, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए बुक किया गया है। दीप्ति और पुनीत पर आईपीसी की धारा 201 और 120 बी के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। कार से मिले उंगलियों के निशानों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आशीष के खून के लिए जो पिस्टल इस्तेमाल की गई थी वो नवीन के दफ्तर से हासिल कर ली गई है। तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस चार्जशीट तैयार करने में जुटी है। अपनी शादी से नाखुश दीप्ति अगर चाहती तो उस रिश्ते से आजाद हो सकती थी। रिश्ते का वो अंत फिर भी अच्छा होता, बेटर एंड होता। आशीष तलाक के लिए राजी था। पता नहीं दीप्ति क्यों खुद को उस रिश्ते में बांधे हुई थी। क्या बेटी को खोने का डर था या तलाक के बाद कॉम्पनसेशन न मिलने का डर था? आखिर इस तरह से रिश्ते को खत्म करके उसे क्या मिला? नवीन ने सोचा था कि पुलिस की तहकीकात ठंडी पड़ जाएगी और फिर 1 साल के बाद वो दीप्ति से शादी कर लेगा। दीप्ति जानती थी कि नवीन ने जुर्म किया है, पर फिर भी वो खामोश रही क्योंकि वो नवीन से प्यार करती थी। क्या वो दोनों जुर्म करने के बाद भी बचकर निकल सकते थे? किसी को पाने की चाह में किसी और की जिंदगी छीन लेना कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। वैसे तो वो यहाँ ठीक है, लेकिन आप लोगों को अक्सर याद करती है। आखिर वो आपकी माँ है। घर में परिवार वालों के साथ रहेंगी तो
ज़्यादा खुश रहेंगी। देखिए, बड़े होने के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप उन्हें घर ले जाइए। वो आपकी माँ के समान है, उन्हें माँ जितना प्यार दीजिए, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो वो यहाँ भी खुश हैं, इन घर में परिवार वालों के साथ रहेंगे, बेटी दामाद नाती के साथ तो ज़्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, सोच के बताता हूँ। ज़रूर सोचिए। देखिए, आप भी एक पिता हैं, कल को आपको अच्छा लगेगा बुढ़ापे में आपके बच्चे इस तरह छोड़ देंगे? जी बोलिए। क्या आज रात के लिए यहाँ एक कमरा मिल सकता है? बिल्कुल। कितने पैसे लगेंगे? छोटे से छोटे कमरे के भी 300 लगेंगे। 300। वर्षीय रमेश पारिक ने अपनी कई रातें बागीचे के बेंच पर सोकर गुजारी थी। अपनी ही कमाई से बनाया मकान अब उनके लिए घर नहीं रहा था। उस मकान की कीमत थी, लेकिन उसे बनाने वाले इंसान की कोई कीमत नहीं थी। फ्रिज में दूध चाय बनाने के लिए। दूध न थी। हर्षों से अमित की दोपहर की चाय के लिए। लेकिन मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। सुबह चाय बनाई थी, आप नहीं थे, ऐसे ही बर्बाद हो गई। बार बार चाय बनाने के लिए दूध नहीं है हमारे पास। ये मेरा घर है। तो इस घर का आप करेंगे क्या? बेटे के नाम पर कर क्यों नहीं देते? इकलौता बेटा है, आपका ख्याल रखता है ना। अगर आपको सारी चीजें आपके हिसाब से चाहिए तो उसे भी वो दे दीजिए ना जो उसे चाहिए। क्या मेरे बेटे को ये पता है कि रात को मैं गार्डन के बेंच पर जाकर सोता हूँ? पहले घर बेटे के नाम पर कर दीजिए, फिर शांति से यहाँ पर रहें।
मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। नाटक बंद करो बापूजी, आपसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ क्या? अरे घर मेरे नाम पर कर दो बस। और वैसे भी आपके मरने के बाद तो ये मुझे ही मिलने वाला है, तो फिर अभी क्यों नहीं? जो कुछ भी हो, मेरे जीते जी ये घर में तुम्हारे नाम नहीं करूँ। बाबूजी ने कहीं आपके खिलाफ कुछ कर दिया तो आपको उन्हें रोकना चाहिए। ज्योति, मैं उनको इकलौता बेटा हूँ, ये घर मुझे ही मिलेगा। लेकिन सोचिए, अगर बाबूजी ने वसीयत बनाई और वसीयत में घर उनकी दो बेटियों के नाम कर दिया तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बाबूजी मजबूर होकर ये घर हमारे नाम पर कर दें। हेलो, कांतिलाल जवेरी जी बोल रहा हूँ। मैं रमेश पारेख बोल रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप वृद्धाश्रम चलाते हैं। जी बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? रमेश भाई, रमेश भाई, मुझे आपके वृद्धाश्रम में रहने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? मैं बहुत परेशानी में हूँ, पूरी तरह से टूट चुका हूँ मैं। रमेश भाई, पहले आप शांत हो जाइए। आप यहाँ जरूर रह सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आपके पास यहाँ का पता है ना? तो आप यहाँ आ जाइए, बैठकर बात करते हैं। कितने दिनों के बाद पेट भर के मैंने अच्छा खाना खाया। अब बोलिए रमेश भाई, हुआ क्या है? देखिए, आप यहाँ रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आप अपनी परेशानी खुलकर बताएंगे तो मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। हसमुख भाई, आज 3 सेल हुए। वाह रमेश भाई, आपको मेरे किसी भी दूसरे सेल्समैन को मात दे सकते हो। नहीं हसमुख भाई, बेटा मैं आपका एहसानमंद हूँ। कोई बात नहीं। नहीं, हाँ, क्योंकि इस उम्र में भी आपने मुझे काम के लायक समझा। कांति भाई, 2 साल पहले जब मैंने घर छोड़ा, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, थोड़ी सी जमा पूंजी बस। एक दोस्त की मदद से एक छोटा सा कमरा मैंने भाड़े से लिया और हसमुख भाई के साथ में स्पेयर पार्ट बेचने का काम शुरू किया। तो उन 2 सालों में आपका बेटा कभी भी आपसे मिलने नहीं आया? नहीं, एक बार भी नहीं। मुझे लगता है मेरे घर छोड़ के चले जाने से वो खुश वो मेरा बेटा, मैंने उसे बड़ा किया। मेरी 2 बेटियां भी हैं, रूपा और रचना। मेरा बेटा अमित सबसे बड़ा है, मैंने उसकी शादी करवाई। उसे 3 साल की बच्ची है, राशि। और आज अमित और उसकी पत्नी चाहते हैं कि मैं अपना घर अमित के नाम कर दूं। यही सब देख के मैंने घर छोड़ा और फिर उन दोनों ने मेरे साथ एक खेल खेला। हेलो, रमेश पारेख। हाँ जी, बोल रहा हूँ। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजपूत।
पुलिस इंस्पेक्टर, क्या हुआ सर? रमेश भाई, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आपके खिलाफ वारंट निकला है। क्यों साहब, मैंने क्या किया? देखिए, आपकी बहू ने आपके खिलाफ डाउरी हैरेसमेंट यानी दहेज मांगने का केस दर्ज किया है और आपका बेटा अमित पार्क इसका विटनेस है। इसलिए आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए, वरना हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। बापूजी, आप टेंशन मत लो, हम लोग पुलिस से बात करेंगे और हम अमित भाई से भी बात करेंगे। आपको वो घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। आपके सीधे होने का वो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। कैसे भी करके बस उन्हें वो घर चाहिए। हेलो रचना, रूपा बोल रही हूँ। बाबूजी के खिलाफ अमित भाई और ज्योति भाभी ने सॉरी हैरेसमेंट का केस किया है। पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तू भी आ सकती है क्या? बाबूजी, बाबूजी, दिमाग, गाड़ी रोको। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको? जी, मैंने पुलिस को खबर कर दी है। उन्हें बता दिया है कि बापूजी को हार्ट अटैक आया है। अटैक सीवियर था, पर डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर है। हम उन्हें जल्दी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। आपके बेटे ने बहू के साथ मिलकर आपके खिलाफ दहेज की शिकायत दर्ज कर दी। मेरे अपने बेटे ने एक बाप होने की जिम्मेदारी से मैं कभी चुका नहीं। अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दी जो मैं उन्हें दे सकता था। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मेरे बच्चों को बेहतर से बेहतर भविष्य देना, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे चाहे जो भी तकलीफ सहन करनी पड़े, पर अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने दूंगा मैं। पर बच्चों के बारे में सोचकर मुझे हौसला मिला। कि एक बाप को अपने बच्चों के लिए मजबूत सहारा बनके, परिवार का आधार बनके, बच्चों का हीरो बन के खड़े रहना होता है। तब तक जब तक कि वो अपने हर बच्चे को खुशी से जिंदगी बसर करते ना देखे। मेरा बेटा अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ नहीं पा रहा था, यूं ही छोटी मोटी 2-4 नौकरियां कर रहा था। एक बाप होने के नाते मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, और इसलिए मैंने अरे रमेश भाई, क्यों छो? मजामा शास्त्री जी। क्या बात है, इतने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? नहीं शास्त्री जी, मैं अपने बेटे को एक तोहफा देना चाहता हूँ। लगता है कोई बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं आप उसे। अमित बेटा, ये तेरे लिए, तू अपने पाँव पे खड़ा रह सके इसलिए, और मुझे यकीन है कि जिंदगी में तू बहुत अच्छा करेगा। अजय अबू, बापूजी,
आप सब कुछ सस्ते में निपटाना चाहते हैं। आपको क्या लगा कि बस एक रिक्शा बेटे को दे देंगे तो वो घर की मांग नहीं करेगा ना? क्यों? कहीं आप ये घर किसी और को देने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? आपको तकलीफ क्या है? क्या मैं आपको घर से निकालने वाला हूं? आज नहीं तो कल ये घर मुझे ही मिलने वाला है। तो फिर अभी ये घर मेरे नाम पे करने से इनकार क्यों कर रहे हैं आप? क्या मेरी कोई कीमत नहीं थी? उन्हें सिर्फ घर चाहिए था। वह इंसान नहीं जिसने अपनी मेहनत से पूरे परिवार के लिए घर खड़ा किया है। अपने बनाए हुए घर में रहने का उसे कोई अधिकार नहीं। उस पर कुछ भी आरोप लगाकर उसे डराओ ताकि वो घर उनके हवाले कर दे। अमित भाई, आप और भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अमित भाई, वो हमारे बापूजी हैं। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए? रचना, तुम लोग अपने घर में खुश हो ना, मेरे मामले में मत पड़ो, वरना मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि तुम लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अमित भाई, भाभी आपको भड़का रही हैं। बस कान खोलकर सुन लो तुम लोग। मैं बापूजी का इकलौता बेटा हूँ और ये घर तो मुझे ही चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैसा है रे बेटा तू? रिक्शा से ठीक कमाई होती है ना? नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। बापूजी, आप घर मेरे नाम पर करेंगे या नहीं? मेरे मरने तक का भी इंतजार नहीं कर सकता तू? फिर से वही राग शुरू मत कीजिए बापूजी। आप घर मेरे नाम पर करेंगे या नहीं? नहीं, घर मिलेगा लेकिन इस तरीके से नहीं। मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए बेटा। तो भी ठीक है बापूजी, ज्योति भी तब तक अपना केस वापस नहीं लेगी जब तक ये घर मेरे नाम पर नहीं हो जाता। या तो ये घर मेरे नाम पर करिए या फिर केस लड़िए। सेक्शन 498A का केस है। मैं तब तक वेट करूंगा जब तक आपकी बेटी रचना बेल के पेपर्स लेकर नहीं आएगी। तब तक आप लोग बाहर वेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ही पड़ेगा। और कितना टाइम लगेगा? लॉयर तो अभी कोर्ट में ही है। उसने कहा कि बापूजी को बेल मिल जाएगी। जैसे मुझे पेपर्स मिल जाते मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगी। चलिए। इन्हें रिहा कर दो और इस केस की इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करके चार्जशीट फाइल करो। सर। बापूजी, चाय। बापूजी, अब आप मेरे साथ रहने आ जाइए या फिर रचना के साथ। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक। बापूजी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मैं तुम दोनों के घर आता जाता रहूंगा। बेटी के ससुराल में कोई कैसे रह सकता है? तो ठीक है बापूजी, हम रोज आपसे मिलने आएंगे, आपके लिए खाना भी लेके आएंगे। आप खुद कुछ मत बनाना। हाँ बापूजी, हम सब कर लेंगे। मेरा बेटा और बहू केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं। मैं कई वकीलों से मिला, पर समझ में यही आया कि केस जीतने की आशा बहुत कम है और केस लड़ने का खर्च बहुत ज्यादा। मैं आपका केस लड़ूंगा और आपको मेरी फीस पता है ना, वो मैं कम नहीं कर सकता। जी पुरोहित जी,
ये केस जीतने के कितने चांसेस है? दरअसल हम कई वकीलों से मिले और सबने हमसे यही कहा है कि केस जीतना मुश्किल है। सच कहूँ तो आपका बेटा ही गवाह है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। अकेली बहू ने शिकायत की होती और आपका बेटा आपके साथ होता तो हम ये केस जीत जाते, लेकिन आपका बेटा ही आपके खिलाफ है, इसलिए जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटे को मना लें और केस रफा दफा करें। मैंने तय किया है ये केस मैं लड़ूंगा। ये केस मैं हारने वाला हूँ, ये जानने के बावजूद ये केस मैं लड़ूंगा। मेरे पास अब ज़्यादा सेविंग नहीं है और केस का खर्च बहुत होगा। मेरी बेटियाँ मुझे मदद करना चाहती है, पर मैं उनसे मदद लेना नहीं चाहता। मैंने ज़िंदगी भर अपने परिवार को दिया है, हमेशा सर ऊंचा रखकर जिया हूँ मैं उनसे मदद नहीं ले सकता। लेकिन अब मैं मकान का किराया और अपने अकेले रहने का खर्च नहीं उठा सकता। अगर आप मेरी मदद करो तो। जरूर रमेश भाई, जरूर। आप यहाँ रह सकते हैं, आपको यहाँ रहकर अच्छा लगेगा। देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और आपको यही कहूँगा कि आप हार मत मानिए। हम सब आपके साथ हैं और मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आप अपने बेटे को चाहे जितना भी प्यार करते हो, पर वो इस तरह से आपका घर नहीं छीन सकता। पर्दा अभी गिरा नहीं, नाटक का आखिरी अंक अभी बाकी है। उसी बेटे ने जिसके भले के लिए उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, अपनी पत्नी के साथ मिलकर रमेश पारेख का जीना मुश्किल कर दिया था। एक ऐसा घर उन लोगों के लिए जिनके अपनों के पास उनके लिए कोई जगह नहीं थी, वहां रमेश पारेख को भी पनाह मिली। उस घर में न सिर्फ उन्हें रहने की जगह मिली, बल्कि उन्हें वहां अपने निर्दयी और स्वार्थी बेटे से लड़ने की ताकत भी मिली। कानून की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो ये रास्ता अपनाया बापूजी। कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग पराग जी, कांतिलाल बोल रहा हूँ। नमस्ते कांति भाई, कहिए कैसे याद किया? पराग जी, मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूँ जो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। उनका नाम रमेश पारेख है। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। मैंने ही अखबार वालों को उनकी कहानी बताई थी। आपकी कुछ मदद की जरूरत थी। जरूर कांति भाई, आप उन्हें लेकर यहाँ आ जाइए, मुझे उनकी पूरी डिटेल्स दीजिए। हेलो, पीआई राजपूत, जेसीपी देसाई है। जय हिंद सर। राजपूत, तुम्हारे थाने में अमित और ज्योति पारेख ने अमित के पिता रमेश पारेख के खिलाफ एक केस दर्ज किया। ये सर, सेक्शन 498A, डाउरी केस। मुझे जानकारी मिली है कि केस झूठा है। बेटे ने अपने पिता का घर हासिल करने के लिए ये केस दर्ज किया है। ये सिर्फ अपने पिता को मजबूर करने का एक तरीका है। सर, मैं रमेश भाई से मिल चुका हूँ। राजपूत, इस केस की जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो कि सच क्या है। यस सर। थैंक यू। जेसीपी देसाई एक बहुत ईमानदार ऑफिसर है। सीनियर सिटीजन के केस में इन्होंने हमेशा हमारी मदद की और हमारे आश्रम के बहुत से बुजुर्ग इन्हें अपने बेटे जैसा मानते हैं। नहीं रमेश जी, ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको आपका घर जरूर मिलेगा। रमेश भाई के बारे में अखबार में पढ़ा, जानकर बहुत धक्का लगा हमें। हमें नहीं पता था घर में ये सब कुछ चल रहा है। अमित और उसकी पत्नी ज्योति का है। लगता है दोनों भाग गए हैं। उन्हें भी पता होगा ना कि ये सब खबरें अखबार में छप गई हैं। हम लोग कल ही उन्हें मिलने गए थे। आप लोगों को इस सबसे क्या लेना देना है? अमित बेटा, वो तुम्हारे बाबूजी हैं। हम सब जानते हैं कि बचपन से ही उन्होंने कितनी मेहनत से तुम लोगों को बड़ा किया है। रूपा, रचना, सबको। अरे हमने तुम सबको बड़ा होते हुए देखा है। अपने बापू
मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो? ज्योति, तुमको भी शर्म नहीं आई? रमेश भाई जैसे इंसान पर ऐसे आरोप लगाते हुए? हम सालों से जानते हैं रमेश भाई को, ऐसे इंसान दहेज मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो ये हमारे घर का मामला है, आप लोग इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। अमित, होश में आ बेटा। तुम्हारे बापूजी तुमसे कितना प्यार करते हैं। बस काका, अच्छा होगा और आप लोग यहाँ मेरा और अपना वक्त बर्बाद ना करें। तुम चलो अंदर। अमित ने हम लोगों से इतनी बदतमीजी से बात की और हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अरे छोटा था तब से जानता हूं मैं उनको, मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। मुझे तो लगता है खबर पढ़ के वो लोग डर गए होंगे, इसीलिए भाग गए। आप लोग रमेश भाई को कब से जानते हैं? बरसों से साथ। क्या आप लोग पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमेश भाई कैसे हो आप? इतना सब कुछ हो गया, आपने कभी कुछ नहीं बताया। अगर कुछ हमें बताते रमेश भाई तो। रमेश भाई, आप इजाजत दें तो घर का ताला तोड़ दें, ऐसे भी घर के मालिक तो आप ही हैं। नया ताला लगा दीजिए और अब अपना सामान लेकर यहाँ रहने आ जाइए। नहीं साहब, नहीं ज्योति का फोन आया है, नहीं जमाई का। पता नहीं दोनों कहाँ हैं। आपको पता है आपकी बेटी ने अपने ससुर रमेश भाई के खिलाफ दहेज लेने की कंप्लेंट की है? मैं झूठ नहीं बोलूंगी साहब, रमेश भाई बहुत नेक इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरी बेटी और जमाई दोनों ने झूठी शिकायत की है। वो दोनों है कहाँ? पता नहीं साहब। रमेश पारेख के पड़ोसियों ने, उनकी बेटियों और दामाद ने, यहां तक कि ज्योति की मां ने भी उनके समर्थन में बयान दिया। अब अमित और ज्योति के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए एक नया केस दर्ज किया गया और साथ ही उनके झूठे एफआईआर को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन दी गई। लेकिन अमित और ज्योति अब तक फरार थे। अरे हंसा बहन, आओ अंदर आओ। रमेश भाई, मैं मेरी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, पर आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, उन्हें माफ कर दीजिए। हंसा बहन, वो दोनों है कहाँ? पता नहीं रमेश भाई, पर जहां भी होंगे जरूर अपने किए पर पछता रहे होंगे। सर, हंसाबेन शायद अमित और ज्योति के कांटेक्ट में, क्योंकि वो रमेश भाई के घर गए थे अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ से उनसे माफी मांगी। हंसाबेन को पुलिस स्टेशन और सब जगह ये खबर फैला दो कि उन्हें अमित और ज्योति के केस में अरेस्ट किया। सर, अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। मैंने छोड़ो ना, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे सच में पता नहीं है। मेरे पति बीमार है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। मुझे घर जाने दो। देखिए, आप तब तक घर नहीं जा सकती जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि अमित और ज्योति कहाँ। मुझे सच में पता नहीं है वो कहाँ है। मम्मी, मम्मी, तू ठीक है ना? तू ठीक तो चले? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। पर तुम लोग कहाँ चले गए थे?
और ये सब क्या है बेटा? तुम दोनों ने झूठी कंप्लेंट फाइल की थी, सबूत है हमारे पास, और हम तुम दोनों पर चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। रमेश भाई ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तुम दोनों ने उनका घर हथियाने के लिए झूठा केस बनाया था। अब रमेश भाई तुम्हें बचा सकते हैं, अपनी शिकायत वापस ले। बोलो रमेश भाई, अगर आप कहें तो केस बनाकर इन दोनों को अंदर कर देते हैं। बापूजी, बापूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप केस वापस ले लीजिए बापूजी। आखिरी गलती समझ के हमें माफ कर दीजिए। साहब, जाने दीजिए इन बच्चों को, मैं इनके खिलाफ कोई केस दर्ज करना नहीं चाहता। ठीक है, आप कंप्लेंट वापस ले सकते हैं, मगर तुम दोनों को लिख कर देना होगा कि आगे से रमेश भाई को कभी भी परेशान नहीं करोगे। और अगर तुम्हारे खिलाफ एक भी कंप्लेंट आई ना, बिना इन्वेस्टिगेशन किए तुम दोनों को अंदर कर दो। रुको, रिक्शा ले जाओ, तुम्हारे रोजी रोटी के काम है। अपने पैरों पे खड़े रहोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। एक बाप होने के नाते शायद कुछ बातें मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया हूँ, हो सकता है जिंदगी तुम्हें सिखा देगी। बेटा होकर तुम बेटे का फर्ज भूल गए थे, लेकिन बाप होने के नाते मैं नहीं भूला। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकता। हो सकता है कि मेरा दुख देखकर तुम्हें तकलीफ ना हुई हो, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम दोनों ने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। राशि का ख्याल रखना। जाओ और अच्छी जिंदगी बसर करना। रमेश भाई अब अपने घर में अकेले रहते हैं। वो खुद काम करते हैं और अपने लिए जितना काफी है उतना कमा लेते हैं। उनकी बेटियां उनसे रोज मिलने आती हैं और उनके लिए दोपहर और शाम का खाना भी बनाकर लाती हैं। रमेश भाई पुलिस के बहुत आभारी हैं जिन्होंने उनकी इतनी मदद की। और कांति भाई से भी उनका गहरा नाता बन गया है। वो कई बार वृद्धाश्रम में जाते हैं और वहां जाकर अपने हम उम्र साथियों के साथ वक्त गुजारते हैं। उन लोगों में रमेश भाई को एक नया परिवार मिल गया। अमित और ज्योति कहीं दूर अब एक किराए के मकान में रहते हैं। जो कुछ भी उन दोनों ने रमेश पारेख के साथ किया उसे याद करके रमेश पारेख को बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो अपने बेटे को मिस करते हैं।
रमेश पारेख अपना मकान अपनी पोती राशि के नाम करने की सोच रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर और पालन पोषण के लिए बेहतर इंतजाम करने के उद्देश्य से कई स्पेशल एक्ट पास किए गए हैं और संसद में भी इसके लिए एक बिल पास किया गया है। जब भी कोई माँ बाप या सीनियर सिटीजन अपनी जायदाद अपने किसी वारिस या रिश्तेदार के नाम करता है तो वो प्रशासन से दरख्वास्त कर सकता है कि उनके मेंटेनेंस के लिए, एक नॉर्मल जिंदगी के लिए उस वारिस की तरफ से उन्हें मेंटेनेंस दिया जाए। सरकारी सहायता से चलने वाले कई वृद्धा आश्रमों के निर्माण की योजनाएं बनाई गई हैं और कई जगहों पर ऐसे वृद्धा आश्रम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कई जगहों पर प्राइवेट और चैरिटेबल ओल्ड एज होम्स भी हैं। लेकिन हम उन बच्चों के बारे में क्या कहें जो अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल नहीं रख सकते। एक एनजीओ द्वारा 2012 में की गई स्टडी के अनुसार 40% से भी कम भारतीय जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कई बार अपना खुद का मकान होने के बावजूद भी बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों पर नैतिक और जज्बाती तौर पर निर्भर रहते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर 3 में से 1 सीनियर सिटीजन दुर्व्यवहार का शिकार होता है। हर रोज अपमानित होना तो आम बात है और कई बार बात मारपीट तक भी पहुंच जाती है। आज युवा भारत अपनी भावनाओं को, अपनी जरूरतों को खुलकर बोलने लगा है, इसलिए उनके हर अरमान को पूरा करने के लिए मार्केट हमेशा तैयार रहता है। लेकिन वहीं ये भी जरूरी है कि हम अपने बुजुर्गों की थोड़ी परवाह करें, उन्हें थोड़ा प्यार दें, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हमारे सभी युवा ये याद रखें कि जिंदगी के इस पड़ाव से उन्हें भी एक ना एक दिन गुजरना ही पड़ेगा। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।